चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला नंबर प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा दी है। आज दूसरे नंबर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। जहाँ तक हमें पता है कि इसका एग्ज़ाम 22 से 28 फरवरी के बीच हो जाएंगे, तो हम इसमें प्रभात पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया है और 20 प्रैक्टिस सेट हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। चलिए जीके की शुरुआत करते हैं। जीके और हिंदी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है और जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। बात क्या जाए हिटलर जर्मनी के रहने वाले थे और इसके समर्थक में लाखों समर्थक इसके सभा में उपस्थित होकर और शपथ लिए कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है और जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। ये आर हेस के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो आर हेस के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ए नंबर। और आर हेस ने ही अपने लाखों समर्थक के साथ एडोल्फ हिटलर के सभा में ये शपथ लिए थे। आंसर हो जाएगा आर हेस। याद रखिएगा। देखिए, इसमें जो भी जीके है ना, वो थोड़ा सा अटपटांग जीके है, जो कि आपको याद रखना होगा। आप वीडियो को एक बार दो बार देखते रहिएगा। देखने से आपको वो चीज़ माइंड में सेटअप हो जाएगा और यही अगर 2-4 क्वेश्चन आप सही करके आ जाइएगा परीक्षा में, तो बेहतर वे में आप रहिएगा। चलिए देखते हैं। सारा क्वेश्चन आपको जीके का उटपटांग लगेगा, कभी इस सब से भेंटे नहीं होगा। चलिए देखते हैं 27 नंबर। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राजरूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? राज जहाज की बात करें, एक मंत्रिमंडल पद्धति के बारे में कहा गया कि मंत्रिमंडल का जो भी सदस्य होते हैं उसका सभी का भाषा एक समान होता है। इसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए मुरे से अपने राज रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहकर संबोधित किया। इसका आंसर हो जाएगा मुरे। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा उटपटांग जी है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था? यानी प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम किसने कहा था? मोरले। किसने कहा था? तो मोरले। ए नंबर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। कहता है, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मतलब पशुपालन के साथ हम खेती भी करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे मिश्रित खेती। कौन सी खेती? मिश्रित। एक है मिश्रित कृषि, एक है मिश्रित खेती, तो हम मिश्रित खेती कहेंगे। आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो याद रखिएगा, ठीक ना। तो मिश्रित खेती यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। द्रव चालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपर्दन? देखिए, द्रव चालित क्रिया के द्वारा जो अपर्दन होता है उसे कहते हैं नदी जल। नदी जल को ही यहाँ पर हम लोग कहेंगे प्रभावी जल। कौन सा जल कहेंगे? प्रभावी जल कहेंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा प्रभावी जल। अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? नवीनतम भूवैज्ञानिक युग की बात करें तो क्रीटेशियन युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता? क्रीटेशियन युग को। जबकि प्राचीन या पुराना या पूर्व भूवैज्ञानिक युग किसको कहेगा? तो पर्मियन को। ये याद रखिएगा। अभी मेरा क्रीटेशियन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस रूप के पौधे से कोक और चॉकलेट प्राप्त किया जाता? तो झाड़ी वाले वृक्ष से हम लोग कोक और चॉकलेट प्राप्त करते हैं। आंसर बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव अमीबा को रखा गया। किसको कहा गया? तो अमीबा को कहा गया। तो याद रखिएगा।
चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। क्रिस्कोग्राफ की बात करें, ये पौधे की विकास मापने वाला यंत्र है। पौधे के विकास मापने वाला यंत्र का नाम है क्रिस्कोग्राफ और इसका खोज जेसी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेसी बोस के द्वारा किया गया था और ये भारत के वैज्ञानिक थे। चलिए अगले क्वेश्चन। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता? महारंध्र एक द्वारक है, ये कहाँ स्थित होता है? तो ये ध्यान में रखना है, कपाल में होता, ठीक ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है 1757 में पलासी के युद्ध में सिराज उद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? बात किया जाए 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी की युद्ध हुआ, पलासी की लड़ाई हुई और पलासी की लड़ाई बंगाल में हुआ और पलासी बंगाल में स्थित है। पलासी कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है और पलासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के बीच हुआ और पलासी जो है भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है। पलासी जो युद्ध स्थल है, जो बंगाल में युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध, वो कौन सी नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पलासी नामक स्थल किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे। तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को सिराज उद्दौला और अंग्रेज के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। लेकिन सिराज उद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर। मीर जाफर सेनापति थे, उसी ने मीर जाफर ने सिराज उद्दौला के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों का साथ दिया, जिस कारण सिराज उद्दौला की पलासी के युद्ध में हार हो गई और अंग्रेज के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई। और जब सिराज उद्दौला पलासी के युद्ध हार गए तो हारने के बाद वो मैदान से लौट रहे थे, तो उसी दौरान मीर जाफर के पुत्र मीरत ने उसकी हत्या कर दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर। आंसर मीर जाफर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केल्प क्या है? केल्प की बात करें, केल्प एक समुद्री पदार्थ है, समुद्री शैवाल है, जिसके माध्यम से गला में गेगा रोग होता है। उस गेगा रोग में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में आयोडीन होता है और गेगा रोग, जिसे गलगंड रोग भी कहते हैं, उसके उपचार के लिए आयोडीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री शैवाल, जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में रहता है। तो आंसर सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में विषम पद बताइए, हमको गलत बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, रूबी हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, ये सब की बात करें, ये सब प्राकृतिक में रत्न है और काफ़ी कीमती रत्न है। जबकि असीसास की बात करें, ये आग्नेय चट्टान है। अलग कौन है? तो ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य की प्रकाश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास 8 मिनट में पहुंचता है। कितने मिनट में? तो 8 मिनट में। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, चांद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में हमारे पास पहुंचता है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट में। नहीं छोड़ दीजिए, हम ही दे देते हैं, कमेंट नहीं करते आप लोग। चलिए, ये पहुंच जाता है 1.3 सेकेंड में, याद रखिएगा। तो चांद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में, याद रखिएगा। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार की बात किया जाए, रडार का प्रयोग हम लोग दूर स्थित वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। चाहे जहाज हो, चाहे अंतरिक्ष यान हो, किसी भी दूर स्थित पदार्थ का या वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग रडार का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उसका पता लगाना। आंसर सी नंबर, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उसका पता लगाना, रडार का उपयोग करता है। चलिए,
प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर की बात करें तो प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की खोज 22 मई 1990 ईस्वी, 22 मई 1990 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 22 मई 1990 ईस्वी में किया गया था और इसका संबंध है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलते बोलते मेरा भी गला लगता है घेगा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन 43 नंबर। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की जाती है? इंटरनेट में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 1993 ईस्वी में 1993 ईस्वी में HTML का खोज हुआ था और HTML का ही प्रयोग हम लोग इंटरनेट में करते हैं। लेकिन इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म बार बार पूछा गया HTML का, तो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जीव पारिस्थितिकी। बर्ड पिंड किसमें पाया जाता है? बर्ड पिंड की बात करें ये मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। आंसर सी नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर। चलिए अगले क्वेश्चन कहा जा रहा है ब्रायोस्टेनिस और डेलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्ण ट्यूमर रोधी एजेंट का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से लाभदायक होता? विशेष रूप से लाभदायक होता। बात किया जाए समुद्री स्रोत, अगला है पशु, सी नंबर में विष और टॉक्सिन, डी नंबर में आपको संयोजी रसायन विज्ञान। तो इसका सही आंसर है समुद्री स्रोत। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री स्रोत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर में है ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? देखिए ओजोन परत हमारे वायुमंडल में एक ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर में संचरण हो रहा, मतलब उसमें छिद्र हो रहा है। तो ये किस कारण हो रहा है? तो CFC गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात किया जाए ओजोन छिद्र की, अगर ओजोन छिद्र में अगर छिद्र हो जाए तो सूर्य के किरण से आने वाले पराबैंगनी किरण हमारे धरती पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद हम सारे जो भी पृथ्वी पर निवास करते हैं उसके शरीर पर चर्म रोग हो जाएंगे। और इसी के ऊपर कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था 1987 ईस्वी, 16 सितंबर 1987 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर किया गया और 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिए CFC गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजैव नमीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है क्या है? पूर्ण चक्रण। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 50 नंबर वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग की बात करें ये कृमि के द्वारा किया जाए। आंसर क्या हो जाएगा? कृमि। चलिए इसमें 25 जीके था, 25 जीके आपको करवा दिया। चलिए आप हिंदी की ओर देखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमें और बेहतर आप लोगों के लिए करें और अच्छा लगे। चलिए देखते हैं। अब हिंदी, मैथ, रीजनिंग के लिए आप लोग पर डिपेंड है। कमेंट कीजिएगा, समय कम है, कमेंट कीजिएगा, कहिएगा। को कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हम भी ध्यान नहीं देते, क्या कि कम समय है। चलिए अब 76 नंबर क्वेश्चन है
स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदवाद की बात कहते हैं विशेषता नहीं है, तो ब्रज भाषा में रचना ये उसका विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस रचना को छंद का अजैब घर कहा जाता? तो किस रचना को छंदों का अजैब घर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रामचंद्रिका, सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। इसमें शुद्ध वर्तनी पहचानना, आशीर्वाद का कौन सा शुद्ध रूप है, कौन सही आशीर्वाद लिखा हुआ? तो आपको ए नंबर है आशीर्वाद। याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी ज्यादा पूछा जाता। चलिए, पंचवीट में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए, समास चैप्टर आपको बेहतर वे में करके जाना है। समास से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए समास देखिए, ये समास पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, आप पहचान जाइएगा। जैसे पंचवटी हो गया, एक होता दशानंद, दशानंद हो गया, एक होता नवरात, नवरात हो गया, एक होता त्रिलोक हो गया। देखिए, इसको पहचानने का अच्छा तरीका है। दशानंद, इसमें 10 का बोध हो रहा है। नवरात, इसमें 9 का बोध हो रहा है। त्रिलोक, इसमें 3 का बोध हो रहा है। पांचवीट, इसमें 5 का बोध हो रहा है। तो ऐसे जो भी समाज होंगे उसमें समझिएगा कौन सा समाज है? दुगु समाज। तो आंसर याद रखिएगा, दुगु समाज। दुगु समाज और द्वंद्व समाज पहचानने का आसान टेक्निक है, ट्रिक है। इसके माध्यम से द्वंद्व और दुगु समाज आप पहचान सकते हैं। टोटल 6 समास होते हैं, जिसमें से आपको 2 समास के बारे में हम बता दिए। आगे 4 समास और है, उसको भी बता देंगे, आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे द्वंद्व समास में क्या होता है? बीच में आपको डैश लगा होगा, हैपन लगा होगा। जैसे माता डैश देख लिखिएगा पिता, उसी तरह भाई डैश देख लिखिएगा बहन। तो जहां पर भी आपको देखिएगा हैपन लग गया, बीच में डैश लग गया, वो समझ जाए कौन है? द्वंद्व समास। और जिसमें भी संख्या का बोध हो, समझ जाइएगा वो कौन सा समास है? द्विगु समास। चलिए, याद रखना आपका काम है, बताना मेरा काम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर, 80 नंबर। चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? ब्रज भाषा की बात करें, ब्रज भाषा का विकास शूरसेनी से हुआ। किससे हुआ? शूरसेनी से। याद रखिएगा, आंसर शूरसेनी। चलिए अगले। निम्नलिखित पत्रिका को उनके संपादक के साथ सुमेलित कीजिए। प्रतीक की बात करें, प्रतीक पत्रिका का संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी था, जबकि विशाल भारत के पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय। कौन थे? अज्ञेय। और कमवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? महादेवी वर्मा। चांद पत्रिका के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है संधि विच्छेद। पावक शब्द का संधि विच्छेद करना है। पावक शब्द का संधि विच्छेद होता है प जोड़ अक। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। प जोड़ अक बराबर होता है पावक। तो संधि विच्छेद भी आपको करना है। संधि विच्छेद से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन आपको समास से, 2 क्वेश्चन संधि से, टोटल 5 क्वेश्चन ये 2 चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग आए थे, इस वाक्य में कला पद किस प्रकार का विशेषण? कुछ लोग मतलब संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा संख्या वाचक। आंसर ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। वह आ रहा है, वाक्य का काल निर्धारित कीजिए। तो वो आ रहा है, वो आ रहा है, तो इसमें कौन सा काल है? तो तत्कालिक वर्तमान। तो आंसर ए नंबर। चलिए, दशानन शब्द किस प्रकार का है? अगर यहीं पर रहता दशानन समास किसका है, तो समास के रूप में भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पर हमको शब्द रूप में पूछा गया, तो कोई बात नहीं है। तो अच्छी तरह से हम करके जाएंगे इसको भी। योग रूट। आंसर हो जाएगा योग रूट शब्द। चावल को आप किस वर्ग में रखिएगा? चावल की बात करें, चावल को हम लोग रूट शब्द में रखते हैं। कौन शब्द में? रूट शब्द में। निम्न में से कौन सा शब्द चांदमा का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान दीजिए, कौन पर्यायवाची नहीं है? शशि चांदमा का पर्यायवाची है, मयंक चांदमा का पर्यायवाची है, राकेश चांदमा का पर्यायवाची है, जबकि देवप्याग चांदमा का पर्यायवाची नहीं है। आंसर हो जाएगा सी नंबर।
स्वेच्छा का संधि विच्छेद, देखिए दो ठो संधि विच्छेद आ गया, तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सु प्लस अक्षा, स्वेच्छा। एक अगला और समास आ जाए, चलिए ये भी समास के बारे में हम थोड़ा बहुत बताते हैं। कहा जाए प्रतिदिन में कौन सा समास है। देखिए समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अवयवी भोज समास। अवयवी भोज समास की बात करें तो अवयवी भोज समास का परिभाषा है कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अवयवी भोज समास कहते हैं। और नहीं तो कोई कोई किताब में ये भी दिया होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अवयवी भोज समास कहते हैं। यही पता नहीं चलता पूर्व पद किसे कहते हैं, प्रथम पद किसे कहते हैं, कौन सा पद प्रधान होता, यही में कंफ्यूज होता। तो उस पर हमें नहीं जाना, उसको हम याद ही नहीं करेंगे, उस पर परिभाषा पर ध्यान ही नहीं। देखिए जैसे प्रतिदिन है, अवयवी भोज समास में खाली इतना जान लीजिए, अवयवी भोज समास की बात करें तो ये एक प्रकार का उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। अब ये उपसर्ग भी आप नहीं पढ़े तो इसको भी मार दीजिए गोली, हटाइए। तो अवयवी भोज समास की बात करें, अवयवी भोज समास में क्या होता, पूर्व पद प्रधान होता, पूर्व पद प्रधान होता। पूर्व कहने का मतलब यहाँ पर समास में होता पहले वाला पद। पूर्व प्रधान, पूर्व पद कहने का मतलब यहाँ पर हो गया प्रथम। जैसे दिन है, दिन के पहले क्या लगा, प्रति, तो ये अवयवी भोज समास हो गया। जैसे पेट है, पेट के आगे कुछ हम लगा दे, जैसे भर लगा दिए तो भर पेट, तो भर लग गया तो ये प्रति लग गया, प्रति मतलब उपसर्ग लग गया, तो ये अवयवी भोज समास है। जैसे हम लिखा दे जन्म, जन्म से आगे हम लगा दिए आ, तो हो गया आजन्म। आजन्म मतलब पूरे जीवन भर। उसके पहले हम क्या लगाए, ये उपसर्ग हो जाता है। किसी के आगे हम कुछ लगा देते हैं वो क्या हो जाता है, उपसर्ग। जैसे दिन के आगे लगा दिए प्रति तो ये उपसर्ग हो गया। जैसे पेट के आगे लगा दिए भर तो ये उपसर्ग हो गया। जैसे जन्म है, जन्म के आगे कुछ लगा दिए आ तो ये उपसर्ग हो गया। तो अवयवी भोज समास को उपसर्ग का भी समास कहते हैं। अवयवी भोज समास को उपसर्ग का भी समास कहते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा अवयवी भोज समास। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो हम फिर बताएंगे, कमेंट कीजिए आप इस पर। और हम 3-4 गो एग्जाम्पल ही दे देंगे, बस वही 3-4 एग्जाम्पल पूछता है, मतलब 5-7 एग्जाम्पल और देंगे, काम हो जाएगा। वो एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला है, देर मत करो नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। चलिए मेरा गला में प्रॉब्लम आ रहा है, जल्दी से हम करवाते हैं। चलिए, देर मत करो नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कौन, मिश्रित वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 नंबर, 91 होगा 96, 91 नंबर। उसको मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। होता है ना, लोग बोलता है कुछ और सामने वाला सुन लेता कुछ और, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। कल्लू का बेल होना लोकप्रिय का अर्थ है, मतलब मुहावरा आपसे पूछा। कल्लू का बेल होना मतलब बुरी तरह काम में लगा रहना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन। देखिए संविधान के अनुच्छेद 351 में भाषा का चर्चा किया गया और हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 351 में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम होगा, स्वार्थ का विलोम क्या होगा आप लोग बताइए। स्वार्थ का विलोम हो जाएगा परमार्थ। तो आंसर याद हो जाएगा ए नंबर। विलोम और पर्यायवाची एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नौ यहाँ क्या लिखा, नौ मन तेल होगा। ओ अच्छा क्वेश्चन है। 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है, इसका होगा असंभव कार्य, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। दोहा का विपरीत छंद क्या होता है, सरोष्ठा। आंसर याद रखिए, ये आपको आंसर याद ही रखना होगा इसका, समझे। बाकी समझने वाला इसको याद रखिएगा, सरोष्ठा पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य को चुनना है, पढ़ने के बाद आपको पता, राम रोटी खाया है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता आपको। जो राम रोटी खाया है, ये वाक्य गलती है। राम ने रोटी खाया है, ये ने लगा के और बर्बाद कर दिया है।
खाया है, राम ने रोटी खाई है, ये सही वाक्य लगता है, ठीक ना। अब देखिए ये गद्यांश है, आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको इसी में से आंसर छुपा है, आपको जवाब देना। हम तो पढ़ लिए हैं, मेरा पढ़ा हुआ है, हम पढ़ लिए हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। चलिए एक बार हम पढ़ भी देते हैं। लिखा हुआ है, लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों में रची बसी है। इन्होंने हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन की शुरुआत वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की हक, सोच एवं कल्पना की उड़ान देने के लिए उनका उपयोग जरूरी है। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों के भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोगों कथाओं के विभिन्न रूपों में हम लोग जीवन के तत्व मिलते हैं जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है कि वे पहली घटी घटनाओं को जरूर दोहराएं। बच्चे भी घटना को याद रखते हुए साथ साथ मज़े से दोहराते हैं। इस तरह कथा सुनाएं। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट है और कथन है, कथन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उससे पढ़ के आपको आंसर चुनना होगा, ठीक है। हम इसका क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं किए हैं, ठीक ना। तो चलिए दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए हैं। अगर कुछ कमी लगा होगा तो आप लोग कहिएगा ताकि वहाँ पर और बेहतर करें आप लोगों के लिए, ताकि आगे से आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये प्रभात पब्लिकेशन का पुस्तक है और उसी का हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, ठीक है। जिसके पास इसका प्रैक्टिस बुक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम PDF भेज देते हैं, आप वहाँ से PDF लेके बना लीजिएगा, बना के यहाँ पर आप डिस्कशन देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरा प्रैक्टिस सेट के साथ। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, हम 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग के करवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला नंबर प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा दिए हैं, आज दूसरे नंबर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। जहाँ तक हमें पता है कि इसका एग्ज़ाम 22 से 28 फरवरी के बीच हो जाएंगे, तो हम इसमें प्रभात पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया है और 20 प्रैक्टिस सेट हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। चलिए जीके की शुरुआत करते हैं। जीके और हिंदी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है और जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। बात क्या जाए हिटलर जर्मनी के रहने वाले थे और इसके समर्थक में लाखों समर्थक इसके सभा में उपस्थित होकर और शपथ लिए कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है और जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। ये R. हेस के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो R. हेस के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा A नंबर। और R. हेस ने ही अपने लाखों समर्थक के साथ एडोल्फ हिटलर के सभा में ये शपथ लिए थे। आंसर हो जाएगा R. हेस। याद रखिएगा। देखिए इसमें जो भी जीके है ना वो थोड़ा सा अटपटांग जीके है, जो कि आपको याद रखना होगा। आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखते रहिएगा, देखने से आपको वो चीज़ माइंड में सेटअप हो जाएगा। और यही अगर 2-4 क्वेश्चन आप सही करके आ जाइएगा परीक्षा में तो बेहतर वे में आप रहिएगा। चलिए देखते हैं।
सारा क्वेश्चन आपको जीके का उटपटांग लगेगा, कभी इस सब से भेंटे नहीं होगा। चलिए देखते हैं 27 नंबर। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राजरूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? राज जहाज की बात करें, एक मंत्रिमंडल पद्धति के बारे में कहा गया कि मंत्रिमंडल का जो भी सदस्य होते हैं उसका सभी का भाषा एक समान होता है, एक समान होता है। इसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए मूरे साहब ने राज रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहकर संबोधित किया। इसका आंसर हो जाएगा मूरे। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा उटपटांग जी है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था? यानी प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम किसने कहा था? मोरले। किसने कहा था? तो मोरले, ए नंबर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। कहता है पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मतलब पशुपालन के साथ हम खेती भी करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे मिश्रित खेती। कौन सी खेती? मिश्रित। एक है मिश्रित कृषि, एक है मिश्रित खेती, तो हम मिश्रित खेती कहेंगे। आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो याद रखिएगा, ठीक ना। तो मिश्रित खेती यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। द्रव चालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपर्दन? देखिए, द्रव चालित क्रिया के द्वारा जो अपर्दन होता है उसे कहते हैं नदी जल। नदी जल को ही यहाँ पर हम लोग कहेंगे प्रभावी जल। कौन सा जल कहेंगे? प्रभावी जल कहेंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा प्रभावी जल। अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूविज्ञानिक युग है? नवीनतम भूविज्ञानिक युग की बात करें तो क्रिटेशियन युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता? क्रिटेशियन युग को। जबकि प्राचीन या पुराना या पूर्व भूविज्ञानिक युग किसको कहेगा? तो पर्मिनियन को। ये याद रखिएगा, अभी मेरा क्रिटेशियन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस रूप के पौधे से कोक और चॉकलेट प्राप्त किया जाता? तो झाड़ी वाले वृक्ष से हम लोग कोक और चॉकलेट प्राप्त करते हैं। आंसर बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव अमीबा को रखा गया। किसको कहा गया? तो अमीबा को कहा गया। तो याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ की बात करें, ये पौधे की विकास मापने वाला यंत्र है। पौधे के विकास मापने वाला यंत्र का नाम है क्रिस्कोग्राफ और इसका खोज जेसी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेसी बोस के द्वारा किया गया था और ये भारत के वैज्ञानिक थे। चलिए अगले क्वेश्चन। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता? महारंध्र एक द्वारक है, ये कहाँ स्थित होता है? तो ये ध्यान में रखना है, कपाल में होता, ठीक ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 1757 में पलासी के युद्ध में सिराज उद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? बात किया जाए 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी की युद्ध हुआ, पलासी की लड़ाई हुई और पलासी की लड़ाई बंगाल में हुआ और पलासी बंगाल में स्थित है। पलासी कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है। और पलासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के बीच हुआ और पलासी जो है भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है। पलासी जो युद्ध स्थल है, जो बंगाल में युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध, वो कौन सी नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पलासी नामक स्थल किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे। तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को सिराज उद्दौला और अंग्रेज के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। लेकिन सिराज उद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर। मीर जाफर सेनापति थे, उसी ने मीर जाफर ने सिराज उद्दौला के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों का साथ दिया, जिस कारण सिराज उद्दौला की
प्लासी के युद्ध में हार हो गई और अंग्रेज के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई। और जब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध हार गए तो हारने के बाद वो मैदान से लौट रहे थे, तो उसी दौरान मीर जाफर के पुत्र मीरत ने उसकी हत्या कर दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर। आंसर मीर जाफर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केल्प क्या है? केल्प की बात करें, केल्प एक समुद्री पदार्थ है, समुद्री शैवाल है, जिसके माध्यम से गला में गेगा रोग होता है। उस गेगा रोग में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में आयोडीन होता है। और गेगा रोग, जिसे गलगंड रोग भी कहते हैं, उसके उपचार के लिए आयोडीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री शैवाल, जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में रहता है। तो आंसर सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में विषम पद बताइए, हमको गलत बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, रूबी हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, ये सब की बात करें, ये सब प्राकृतिक में रत्न है और काफ़ी कीमती रत्न है। जबकि असीसास की बात करें, ये आग्नेय चट्टान है। अलग कौन है? तो ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य की प्रकाश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास 8 मिनट में पहुंचता है। कितने मिनट में? तो 8 मिनट में। आप आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, चांद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में हमारे पास पहुंचता है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट में। नहीं छोड़ दीजिए, हम ही दे देते हैं, कमेंट नहीं करते आप लोग। चलिए, ये पहुंच जाता है 1.3 सेकेंड में, याद रखिएगा। तो चांद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में, याद रखिएगा। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार की बात किया जाए, रडार का प्रयोग हम लोग दूर स्थित वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। चाहे जहाज हो, चाहे अंतरिक्ष यान हो, किसी भी दूर स्थित पदार्थ का या वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग रडार का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उसका पता लगाना। आंसर सी नंबर, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उसका पता लगाना, रडार का उपयोग करता है। चलिए, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर की बात करें तो प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की खोज 22 मई 1990 ईस्वी, 22 मई 1990 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, 22 मई 1990 ईस्वी में किया गया था और इसका संबंध है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलते बोलते मेरा भी गला लगता है घेगा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन 43 नंबर। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की जाती है? इंटरनेट में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 1993 ईस्वी में HTML का खोज हुआ था और HTML का ही प्रयोग हम लोग इंटरनेट में करते हैं। लेकिन इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म बार बार पूछा गया HTML का, तो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जीव पारिस्थितिकी। बर्ड पिंड किसमें पाया जाता है? बर्ड पिंड की बात करें, ये मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। आंसर सी नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर। चलिए अगले क्वेश्चन कहा जा रहा है, ब्रायोस्टेनिस और डेलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्ण ट्यूमर रोधी एजेंट का पता लगाने में कौन सा
स्रोत विशेष रूप से लाभदायक होता, विशेष रूप से लाभदायक होता। बात किया जाए समुद्री स्रोत, अगला है पशु, सी नंबर में विष और टॉक्सिन, डी नंबर में आपको संयोजी रसायन विज्ञान। तो इसका सही आंसर है समुद्री स्रोत। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्री स्रोत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर में है ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। देखिए ओजोन परत हमारे वायुमंडल में एक ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर में संचरण हो रहा, मतलब उसमें छिद्र हो रहा है। तो ये किस कारण हो रहा है, तो CFC गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात किया जाए ओजोन छिद्र की, अगर ओजोन छिद्र में अगर छिद्र हो जाए तो सूर्य के किरण से आने वाले पराबैंगनी किरण हमारे धरती पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद हम सारे जो भी पृथ्वी पर निवास करते हैं उसके शरीर पर चर्म रोग हो जाएंगे। और इसी के ऊपर कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था 1987 ईस्वी, 16 सितंबर 1987 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर किया गया और 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिए CFC गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजैव नमीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है क्या है, पूर्ण चक्रण। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 50 नंबर, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग की बात करें, ये कृमि के द्वारा किया जाए। आंसर क्या हो जाएगा, कृमि। चलिए इसमें 25 जीके था, 2500 जीके आपको करवा दे। चलिए आप हिंदी की ओर देखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमें और बेहतर आप लोगों के लिए करें और अच्छा लगे। चलिए देखते हैं। अब हिंदी, मैथ, रीजनिंग के लिए आप लोग पर डिपेंड है। कमेंट कीजिएगा, समय कम है, कमेंट कीजिएगा, कहिएगा। को कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हम भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि कम समय है। चलिए अब 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदवाद की बात करें तो विशेषता नहीं है, तो ब्रज भाषा में रचना, ये उसका विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस रचना को छंद का अजैव घर कहा जाता। तो किस रचना को छंदों का अजैव घर कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा रामचंद्रिका, सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। इसमें शुद्ध बर्तनी पहचानना, आशीर्वाद का कौन सा शुद्ध रूप है, कौन सही आशीर्वाद लिखा हुआ, तो आपको ए नंबर है, आशीर्वाद। याद रखिएगा, शुद्ध बर्तनी ज्यादा पूछा जाता। चलिए पंचवीट में कौन सा समान है, पंचवटी में कौन सा समान है। देखिए समास चैप्टर आपको बेहतर वे में करके जाना है। समास से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए समान। देखिए ये समास पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, आप पहचान जाइएगा। जैसे पंचवटी हो गया, एक होता दशानंद, दशानंद हो गया, एक होता नवरात हो गया, एक होता त्रिलोक हो गया। देखिए इसको पहचानने का अच्छा तरीका है। दशानंद इसमें 10 का बोध हो रहा है, नवरात इसमें 9 का बोध हो रहा है, त्रिलोक इसमें 3 का बोध हो रहा है, पंचवीट इसमें 5 का बोध हो रहा है। तो ऐसे जो भी समाज होंगे उसमें समझिएगा कौन सा समाज है, दुगु समाज। तो आंसर याद रखिएगा दुगु समाज। दुगु समाज और द्वंद्व समाज पहचानने का आसान टेक्निक है, ट्रिक है। इसके माध्यम से द्वंद्व और दुगु समाज आप पहचान सकते हैं। टोटल 6 समास होते हैं, जिसमें से आपको 2 समास के बारे में हम बता दिए। आगे 4 समास और है, उसको भी बता देंगे, आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे द्वंद्व समास में क्या होता है, बीच में आपको डैश लगा होगा, हैपन लगा, जैसे माता डैश देख लिखिएगा पिता, उसी तरह भाई डैश देख लिखिएगा बहन। तो जहां पर भी आपको देखिएगा हैपन लग गया, बीच में डैश लग गया, वो समझ जाए कौन है, द्वंद्व समास। और जिसमें भी संख्या का बोध हो समझ जाएगा वो कौन सा समास है, द्विगु समास। चलिए याद रखना आपका काम है, बताना मेरा काम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर चलिए देखते हैं।
कजर है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? ब्रज भाषा की बात करें, ब्रज भाषा का विकास शूरसेनी से हुआ। किससे हुआ है? शूरसेनी से, याद रखिएगा आंसर शूरसेनी। चलिए अगले, निम्नलिखित पत्रिका को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रतीक, प्रतीक की बात करें, प्रतीक पत्रिका का संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी था, जबकि विशाल भारत के पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय। कौन थे? अज्ञेय। और कमवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? महादेवी वर्मा। चांद पत्रिका के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है संधि विच्छेद। पावक शब्द का संधि विच्छेद करना है। पावक शब्द का संधि विच्छेद होता है प जोड़ अक। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। प जोड़ अक बराबर होता है पावक। तो संधि विच्छेद भी आपको करना है। संधि विच्छेद से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन आपको समास से, 2 क्वेश्चन संधि से, टोटल 5 क्वेश्चन ये 2 चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग आए थे, इस वाक्य में कला पद किस प्रकार का विशेषण? कुछ लोग मतलब संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा संख्या वाचक। आंसर ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। वह आ रहा है, वाक्य का काल निर्धारित कीजिए। तो वो आ रहा है, वो आ रहा है, तो इसमें कौन सा काल है? तो तत्कालिक वर्तमान। तो आंसर ए नंबर। चलिए, दशानन शब्द किस प्रकार का है? अगर यहीं पर आता दशानन समास किसका है, तो समास के रूप में भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पर हमको शब्द रूप में पूछा गया, तो कोई बात नहीं है, तो अच्छी तरह से हम करके जाएंगे इसको भी। योग रूट, आंसर हो जाएगा योग रूट शब्द। चावल को आप किस वर्ग में रखिएगा? चावल की बात करें, चावल को हम लोग रूट शब्द में रखते हैं। कौन शब्द में? रूट शब्द में। निम्न में से कौन सा शब्द चांदमा का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान दीजिए, कौन पर्यायवाची नहीं है? शशि चांदमा का पर्यायवाची है, मयंक चांदमा का पर्यायवाची है, राकेश चांदमा का पर्यायवाची है, जबकि देवप्याग चांदमा का पर्यायवाची नहीं है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। स्वेच्छा का संधि विच्छेद, देखिए 2 संधि विच्छेद आ गया, तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सु प्लस अक्षा, स्वेच्छा। एक अगला और समास आ जाए। चलिए, ये भी समास के बारे में हम थोड़ा बहुत बताते हैं। कहा जा रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास है? देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अवयवी भोज समास। अवयवी भोज समास की बात करें तो अवयवी भोज समास का परिभाषा है कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अवयवी भोज समास कहते हैं। और नहीं तो कोई किताब में ये भी दिया होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अवयवी भोज समास कहते हैं। यही पता नहीं चलता पूर्व पद किससे कहते हैं, प्रथम पद किससे कहते हैं, कौन सा पद प्रधान होता, यही में कंफ्यूज होता। तो उस पर हमें नहीं जाना, उसको हम याद ही नहीं करेंगे, उस पर परिभाषा पर ध्यान ही नहीं। देखिए, जैसे प्रतिदिन है, अवयवी भोज समास में खाली इतना जान लीजिए, अवयवी भोज समास की बात करें तो ये एक प्रकार का उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। अब ये उपसर्ग भी आप नहीं पढ़े तो इसको भी मार दीजिए गोली, हटाइए। तो अवयवी भोज समास की बात करें, अवयवी भोज समास में क्या होता? पूर्व पद प्रधान होता, पूर्व पद प्रधान होता। पूर्व कहने का मतलब यहाँ पर समास में होता पहले वाला पद। पूर्व प्रधान, पूर्व पद कहने का मतलब यहाँ पर हो गया प्रथम। जैसे दिन है, दिन के पहले क्या लगा? प्रति, तो ये अवयवी भोज समास हो गया। जैसे पेट है, पेट के आगे कुछ हम लगा दे, जैसे भर लगा दिए तो भर पेट, तो भर लग गया तो ये प्रति लग गया, प्रति मतलब उपसर्ग लग गया, तो ये अवयवी भोज समास है। जैसे हम लिखा दे जन्म, जन्म से आगे हम लगा दिए आ, तो हो गया आज जन्म। आज जन्म मतलब पूरे जीवन भर। उसके पहले हम क्या लगाए? ये उपसर्ग हो जाता है। किसी के आगे हम कुछ लगा देते हैं वो क्या हो जाता है? उपसर्ग। जैसे दिन के आगे लगा दिए प्रति तो ये उपसर्ग हो गया। जैसे पेट के आगे लगा दिए भर तो ये उपसर्ग हो गया। जैसे जन्म है, जन्म के आगे कुछ लगा दिए आ तो ये उपसर्ग हो गया। तो अवयवी भोज समास को उपसर्ग का भी समास कहते हैं। अवयवी भोज समास को उपसर्ग का भी समास कहते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा अवयवी भोज समास। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो हम फिर बताएंगे, कमेंट कीजिए आप।
इस पर और हम 3-4 गो एग्जाम्पल ही दे देंगे, बस वही 3-4 एग्जाम्पल पूछता है, मतलब 5-7 एग्जाम्पल और देंगे, काम हो जाएगा। वो एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला है, देर मत करो नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। चलिए मेरा गला में प्रॉब्लम आ रहा है, जल्दी से हम करवाते हैं। चलिए, देर मत करो नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कौन? मिश्रित वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 नंबर, 91 होगा 96, 91 नंबर। उसको मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। होता है ना, लोग बोलता है कुछ और सामने वाला सुन लेता कुछ और, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। कल्लू का बेल होना लोकप्रिय का अर्थ है, मतलब मुहावरा आपसे पूछा। कल्लू का बेल होना मतलब बुरी तरह काम में लगा रहना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन? देखिए संविधान के अनुच्छेद 351 में भाषा का चर्चा किया गया और हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 351 में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम होगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? आप लोग बताइए। स्वार्थ का विलोम हो जाएगा परमार्थ। तो आंसर याद हो जाएगा ए नंबर। विलोम और पर्यायवाची एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नौ यहाँ क्या लिखा? नौ मन तेल होगा। ओ अच्छा क्वेश्चन है। 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा? आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है, इसका होगा असंभव कार्य, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? दोहा का विपरीत छंद क्या होता है? सरोष्ठा। आंसर याद रखिए, ये आपको आंसर याद ही रखना होगा इसका, समझे? बाकी समझने वाला इसको याद रखिएगा। सरोष्ठा पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य को चुनना है। पढ़ने के बाद आपको पता, राम रोटी खाया है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है आपको। ये राम रोटी खाया है, ये वाक्य गलती है। राम ने रोटी खाया है, ये ने लगा के और बर्बाद कर दिया है। खाया है, राम ने रोटी खाई है, ये सही वाक्य लगता है, ठीक ना। अब देखिए ये गद्यांश से आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको इसी में से आंसर छुपा है, आपको जवाब देना। हम तो पढ़ लिए हैं, मेरा पढ़ा हुआ है, हम पढ़ लिए हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। चलिए एक बार हम पढ़ भी देते हैं। लिखा हुआ है, लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों में रची बसी है। इन्होंने हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन की शुरुआत वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की हक, सोच एवं कल्पना की उड़ान देने के लिए उनका उपयोग जरूरी है। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों के भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोगों कथाओं के विभिन्न रूपों में हम लोग जीवन के तत्व मिलते हैं जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है कि वे पहली घटी घटनाओं को जरूर दोहराएं। बच्चे भी घटना को याद रखते हुए साथ साथ मजे से दोहराते हैं। इस तरह कथा सुनाएं। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट है और कथन है। कथन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उससे पढ़ के आपको आंसर चुनना होगा, ठीक है। हम इसका क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं किए हैं, ठीक ना। तो चलिए दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए हैं। अगर कुछ कमी लगा होगा तो आप लोग कहिएगा, ताकि वहाँ पर और बेहतर करें आप लोगों के लिए, ताकि आगे से आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ये प्रभात पब्लिकेशन का पुस्तक है और उसी का हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, ठीक है। जिसके पास इसका प्रैक्टिस
बुक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम PDF भेज देते हैं, आप वहाँ से PDF लेके बना लीजिएगा। बना के यहाँ पर आप डिस्कशन देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरा प्रैक्टिस सेट के साथ। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, हम 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग के करवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।